हाय दोस्तों, आज की वीडियो में सीआईबी एबीएम के कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स ही रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कोरिलेशन कॉफिशिएंट 0.89 इंडिकेट्स। कोरिलेशन कॉफिशिएंट अगर 0.89 है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो पहले देखते हैं कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में आता है। अगर ये वैल्यू -1 है तो ये क्या बताता है? -1 बताता है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर -1 वैल्यू है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब दो चीज़ों के बीच में नेगेटिवली कोरिलेट है। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये परफेक्ट या स्ट्रॉन्गली कोरिलेट है। तो इसमें से आपको देखना है -1 और +1 में से ये 0.89 प्लस का किस तरफ आएगा। प्लस का ये इसके ज़्यादा क्लोज है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो पहली बात तो प्लस है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है और +1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। 0.89 +1 के बहुत क्लोज है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बताता है। अगर उसी के बदले में माइनस का होता, मान लीजिए -0.89, तो ये क्या बताता? ये वीक या नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेट आपको बताता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो वैल्यू प्लस में है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताता है। हमें कैसे पता लगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है? इसका हमें पता इससे लगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 के बहुत क्लोज है। 1 के जितना क्लोज होगा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और -1 के जितना होगा तो वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। और ये जो आर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, तो आंसर रहेगा -1 टू +1। अगर वैल्यू +89 है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बताता है। अगर इसके बदले माइनस होता तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बताता। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको कुछ रेंज दी है और बताना ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, कौन सा है। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? ये जो वैल्यूज़ होती है, मान लीजिए 1 से लेके 24 कुछ वैल्यू दी है, तो इंक्लूसिव के केस में 1 और 24 दोनों को ही लेना है, दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड करना। अगर 1 से 24 के बीच में कोई बोलेगा लिखो, इंक्लूसिव मेथड में हम क्या लिखेंगे? 1 भी लिखेंगे, 2 3 ऐसे करते करते हम 24 तक सारे नंबर्स लिख लेंगे। ये होता है आपका इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? अगर मान लीजिए 1 से 24 सेम है और ये हमें बताना है एक्सक्लूसिव में, तो एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि 1 पहले वाला जो नंबर है उसको तो हम इंक्लूड कर देंगे, लेकिन 24 को नहीं करेंगे, वो अगले वाले में लिया जाएगा। ठीक है। तो 1 से लेके 23 तक नंबर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। एक्सक्लूसिव वाले में जो दूसरा नंबर होता है, लोअर या अपर इंटरवल आप बोल सकते हो, तो जो उसमें अपर इंटरवल उसको नहीं लिया जाता, वो अगले वाले में इंक्लूड होगा। एक्सक्लूसिव में नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 1 से 24, 24 से 49। ठीक है। तो अगर एक्सक्लूसिव है तो 1 से लेकर 23 इधर आ जाएगा और ये जो 24 यहाँ भी है, यहाँ भी, ये अगले वाले में रिपीट होता है। तो यहाँ पे 24 को लेंगे और 49 को नहीं लेंगे, वो अगले वाले में होगा। 49 से लेके मान लीजिए 75 या 74 है। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव वाले में क्या होता है कि जो सेकंड वाला नंबर है उसको नहीं लिया जाता है, वो अगले वाले में लिया जाएगा। अगले वाला इन द सेंस कि जब आप 24 से लेकर 49 तक नंबर लिखोगे तो उस टाइम पे आप 24 को लिख लोगे, लेकिन आप 49 को नहीं लिखोगे, आप सिर्फ 48 तक लिखोगे। अगले वाला जो 49 है वो यहाँ पे आएगा। तो एक्सक्लूसिव में जो लोअर और अपर इंटरवल है, लोअर को तो लिया जाता है लेकिन जो अपर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 से 24 है, 25 से 49 है, 50 से 74। यहाँ पे देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 24 के बाद ये 25 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है? ये हमारा इंक्लूसिव इंटरवल है। अगर इसी के बदले ऐसे दिया होता 1 से 24, फिर 24 से 49, फिर 49 75, कुछ इस तरह से, ये दो नंबर देखिए रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह से आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगी तो वो होता है आपका एक्सक्लूसिव मेथड। उस रिपीटेशन में इस वाले को इग्नोर कर दिया जाता है, अगली बार में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही 1 से 24, फिर अगला नंबर 25 से शुरू होकर 49 पे हो रहा है, फिर यहाँ पे अगला नंबर 50 से 74। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रही, तो इसीलिए ये होगा आपका इंक्लूसिव मेथड। इसमें सारे नंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, 1 से 24 को, यहाँ 25 से 49 को, सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। एक क्वेश्चन आपका एक्सक्लूसिव के ऊपर भी रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल 20 to 30। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है? यहाँ पे साफ लिखा है एक्सक्लूसिव, तो एक चीज़ को हमें एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब है हटाना है। किस उसको हटाते हैं? एक्सक्लूसिव में जो लोअर या अपर एंड है ना, अपर एंड को हमेशा हटाते हैं। तो 30 को नहीं लेना, 20 को तो लेना है, 20 21 ऐसे करते करते 30 को नहीं लेना, आपको 29 तक लेके चलना है। ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में से कितने बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? तो 20 से लेके 29 के बीच में कौन कौन सा नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? तो एक तो 25 रिपीट हो रहा है,
20 को भी लेना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव में पहले वाले को तो लेते हैं, लास्ट वाले को ही एक्सक्लूड करते हैं। 20 को भी लेना है, और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आपका, 29 को भी लेना है। तो ये 3 ही नंबर लेने हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी इंक्लूडेड, एक्सक्लूसिव के हिसाब से इसमें सिर्फ 3 ही नंबर को लिया जाएगा। अगर नंबर्स पूछे जाए तो एक होगा आपका 25, अगला होगा 29 और एक होगा 20। वैसे यहाँ पे 30 2 बार दिया गया, 3 4 बार, 3 बार दिया गया, पर 30 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया गया। एक्सक्लूसिव में 20 से लेके 30, ये जो 30 नंबर है इसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, इसको अगले वाले में लिया जाता है। जैसे 20 से 30, अगला होगा 30 से 40। ठीक है, तो 30 से 40 में यहाँ पे तो 30 को लिया जाएगा, अगले वाले में नहीं लिया जाएगा। सो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ये जो नंबर है एक्सक्लूड हो जाता है। इंक्लूसिव में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे लास्ट हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव के बदले क्वेश्चन में दिया जाता है दोस्तों इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, और वहाँ पे भी दिया जाता है 20 से 30, तो इंक्लूसिव में तो चाहे लोअर हो अपर हो सबको इंक्लूड किया जाता है। तो 20 से लेकर 30 तक सारे नंबर को इंक्लूड किया जाता। तो उस केस में क्या क्या होता, ये जो 30 आपके 2 बार छूट गए, ये दोनों 30 को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी का 20 तो लिखते ही, सेम टू सेम आपका 25 और 29 को भी लिखते। तो उस केस में 5 नंबर्स हो जाते हैं। इंक्लूसिव अगर हम देखें तो 5 हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव हमने देखा तो सिर्फ 3 नंबर ही इसमें आएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है दोस्तों आपका एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में। इंक्लूसिव में दोनों नंबर्स को लिया जाएगा, एक्सक्लूसिव में इस वाले को एक्सक्लूड किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन आउटलियर। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए और उसमें से बताना है कौन सा आउटलेयर नंबर है। तो आउटलेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेयर है या कोई भी सैंपल है जो सबसे दूर है, आउटसाइड में है, वो होगा आपका आउटलेयर। तो आउटलेयर क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट लाइज एन एबनॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम अदर वैल्यू इन अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। आपने क्या कि एक पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 लोग हैं किसी जगह पे, उस 1000 में से आपने कुछ 4 या 5 लोग लिए, 4 या 5 आपके रैंडम सैंपल, और 4 5 लोग आपने रैंडमली बेसिस पे सेलेक्ट किया, और ये 4 5 लोग कौन है, इन सबका आपने वेट लिया। मान लीजिए किसी का वेट आया मान लीजिए 40, किसी का आया 50, किसी का आया 45, किसी का वेट आया है 55, और किसी का वेट स्पेसिफिकली 120 kg आया। ठीक है, ये सबके वेट है। ये आपने एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितने भी मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें से आपने रैंडमली 4 या 5 लोगों को लिया, वो आपका सैंपल है। ठीक है, रैंडमली आपने 4 5 लोगों को सेलेक्ट किया, ये आपका सैंपल है। इन 4 5 लोगों का आपने वेट किया कि कितना कितना वेट है, किसी का 40 45 50 55 इस तरह से वेट आया है, किसी का 120 भी इसमें आया है। सो इनमें से जो 120 kg वेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो एवरेज वेट्स अगर हम देखें 40 45 50 55 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा एक तरह से आउटलेयर। मतलब अगर इसको रखना होगा वैल्यू में, तो ये सबसे वैल्यू सबसे आउटलेयर सबसे डिफरेंट ये वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसे हमें 4 नंबर्स दिए गए और इसका हमें आउटलेयर नंबर बताना है। तो 3 7 9 ये सब 10 के काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन ये जो नंबर 90 है ना, ये बहुत ज़्यादा दूर है। बाकी नंबर से भी अगर आप देखो 3 7 9 से बहुत दूर है, तो ये हो जाएगा इनका आउटलेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। डी। सो आउटलेयर एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो कि एबनॉर्मल डिस्टेंस होता है बाकी की वैल्यूज से। जो रैंडम सैंपल आप लेते हैं ना पॉपुलेशन में, उसमें से बाकी वैल्यू से काफ़ी दूर होता है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी देखा, जो मैंने खुद से यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया, 120 kg वाला आउटलेयर होगा। और यहाँ पे भी ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से ये जो 90 नंबर है ना 90, वो होगा एक आउटलेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोएर्सिव पावर इज बेस्ड ऑन। तो क्या है और कहाँ पे, मतलब इसका क्या पर्पस है। कोएर्सिव पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर थ्रू थ्रेट। तो यहाँ पे ये एक तरीके की पावर है जिसमें आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं पनिशमेंट से। कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है, कुछ खराब परिणाम होंगे, तो पनिशमेंट के थ्रू आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, सो वो होता है आपका कोएर्सिव पावर। तो इसमें रिवॉर्ड ये सब नहीं होता, इसमें फियर और पनिशमेंट के थ्रू आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो किसी काम को पूरा करे। सो ये हो जाएगा प्रॉपर सी, जहाँ पे फियर और पनिशमेंट के थ्रू दूसरों को आप इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। इसी कोएर्सिव पावर का एक अपोजिट होता है दोस्तों, वो होता है आपका रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर क्या होता है, रेफरेंट पावर कम्स फ्रॉम द पर्सनल क्वालिटीज रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लीडर। यहाँ ये एक तरीके की लीडरशिप क्वालिटी होती है जिसमें लीडर लोग अपने लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बाकी के जो लोग हैं अपने लीडर को फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उस काम को पूरा करते हैं।
सो रेफरेंट पावर कम्स फ्रॉम द पर्सनल क्वालिटीज, रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लीडर इंस्पायर इन अदर्स। तो उसके अंदर, लीडर के अंदर से क्वालिटी जिसकी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो काम करते हैं। इसके अंदर कोई डर का कोई सिस्टम नहीं है, फियर, अपनी पोजीशन दिखाना, पनिशमेंट, इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं है। वो वाला सिस्टम था आपकी कोएर्सिव में, जहाँ पे अपनी पावर से, फियर से आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट नहीं बना, ये रिपोर्ट नहीं बनी, तो बैंकों में है कि अगर आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, तो आप डरा रहे कि घर से बहुत दूर आपको किसी विलेज एरिया में आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। तो इससे से डरा के अगर आप अपना कोई काम करवा रहे हैं, आपका मैनेजर डरा के इस तरह से कोई काम करा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कोएर्सिव पावर। यहाँ पे फियर और पनिशमेंट का रोल होता है, लेकिन उसी के बदले मैनेजर से आप इतने ज़्यादा इंस्पायर है कि हर काम को अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये जो पावर होगी मैनेजर की, उसको बोला जाएगा रेफरेंट पावर, जहाँ पे पर्सनैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली कॉल्स रिसीव इन ए कॉल सेंटर। किसी कॉल सेंटर में कुछ कॉल्स रिसीव होती है और वो डेटा आपको दिया गया कि इतनी इतनी कॉल्स यहाँ पे रिसीव हो रही है। इसकी हेल्प से आपको बताना है कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन कभी भी आपको कैलकुलेट करना है ना, तो जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो ये जो आपको 5-6 नंबर्स दिए, इसको पहले असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे छोटा नंबर है 15, फिर आपका 17, उसके बाद आपका 21, 24, 26 और 32। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर क्या है, इवन है। इवन इन द सेंस कि ये 6 नंबर्स है, तो 6 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, सेंटर के 2 नंबर को आपको लेना पड़ेगा। सेंटर के 2 नंबर कौन से हैं, 21 और 24। यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो बीच के जो 2 नंबर्स बचे वो क्या बचे, 21 और 24। तो इसका आपको अगर मीडियन सॉल्व करना है तो इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, 21 और 24 को ऐड करोगे और ये 2 ही नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/2, तो 22.5। तो इस केस में ये जो मीडियन आया है वो कितना आया है, 22.5। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में 32 होता ही नहीं, सिर्फ इतना होता, 15, 17, 24 और 36 इतना होता, और इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना होता, ठीक है, 26। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, ये 5 नंबर है। तो 5 नंबर्स में से आपको सेंटर का नंबर लेना होता, तो ये नंबर कैंसिल, ये नंबर, तो सेंटर का नंबर क्या बचा था, 21 बचा था। तो उस केस में आपका मीडियन हो जाता सिर्फ 21। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए जहाँ पे आपके पास इवन नंबर हो, तो इवन के केस में जो बीच के 2 नंबर्स है ना, उसका आपको एवरेज निकालना है, वही आपका मीडियन होता है। और अगर ऑड नंबर है तो ऑड में आपको ऐसा एवरेज निकालने का जरूरी नहीं, जो सेंटर पे नंबर है वही आपका मीडियन इसमें हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि 15, 17, 24, 26 में से जो बीच का नंबर है, सेंटर वाला नंबर है, वो क्या है, 21 है। तो 21 आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर्स टोटल 6 है, इवन नंबर है, तो बीच के जो 2 नंबर है ना, 21, 24, उसका हमें एवरेज निकालना होगा। सो 21 + 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, जॉब इनलार्जमेंट मीन्स। जॉब इनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है, क्या ये प्रमोशन का मतलब होता है, सैलरी बढ़ना है, या एडिंग सेम लेवल टास्क। जॉब इनलार्जमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, जॉब इनलार्जमेंट में आपकी जॉब तो वही है, आपको टास्क, कुछ आपके काम बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए बैंकों में क्या हो रहा है कि एक पर्सन है, कोई क्लर्क है, अपनी जॉब करता है कि वो अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, एफडी, ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ ऑडिट आ गया और उनको बोला गया, उस स्टाफ या उस एम्प्लॉय को, कि क्योंकि ऑडिट है तो दूसरा पर्सन जो कि कैश देखता था, कैश देना, ठीक है, वो कैश का काम भी आप ही को करना होगा। तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं बढ़ी, आपकी पोस्ट एज इट इज़ है, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सपेंशन होता है इसमें, आप हैं उसी पोस्ट में, मान लीजिए आप लेवल 0 पे अभी, ठीक है। तो आपकी पोस्ट वही है, लेकिन आपके कुछ टास्क, आपके काम बढ़ गए। पुराने काम तो आपको एज इट इज़ करने हैं, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, एफडी, ये काम तो रहेगा, पर साथ में कुछ एक्स्ट्रा टास्क आपको और करने पड़ गए, कि आपको कैश जो आ रहा है या कैश जो देना पड़ रहा है, कैश डिपॉजिट, कैश एक्सेप्टेंस, वो एक्स्ट्रा काम आपको मिल गया। तो ये एग्जांपल होता है जॉब इनलार्जमेंट का, जहाँ पे आपकी जॉब बढ़ जाती है। इसमें आपकी पोस्ट नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, सिर्फ एक्स्ट्रा टास्क, एक्स्ट्रा काम आपके उसमें ऐड हो जाते हैं। एडिंग सेम लेवल टास्क। और ऐसा भी नहीं कि कोई हाई लेवल का टास्क आपको दिया जा रहा है कि आप लोन करना शुरू कर रहे हैं, नहीं, सेम लेवल के, आप ही के लेवल के टास्क बढ़ जा रहे हैं, लेकिन काम बढ़ जा रहा है, तो वो होता है दोस्तों जॉब इनलार्जमेंट। एक ऐसी होता है जॉब इनरिचमेंट, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
ये वर्टिकल एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे मतलब आपकी पोस्ट बढ़ गई, मान लीजिए आप पहले स्केल 1 थे, अभी आप स्केल 2 बन गए, आपकी पोस्ट बढ़ जाती है। इसमें आपका स्किल बढ़ती है, पोस्ट बढ़ती है, और अथॉरिटी आपकी जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाँ, आपका जो है काम इसमें बढ़ जाता है, तो इसी वजह से इसमें मोटिवेशन भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी पोस्ट बढ़ गई है तो मोटिवेशन इसमें हाई रहता है। इसमें पोस्ट तो बढ़ी नहीं है लेकिन काम ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें मोटिवेशन हाई रहने का चांस नहीं है। लेकिन इस केस में मोटिवेशन भी हाई होता है, स्किल्स बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ये वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, जिसको बोला जाता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी क्लर्कल ने टीओ का एग्जाम क्लियर किया, तो अभी उसकी पोस्ट बढ़ गई ना, तो वो एग्जाम्पल होगा आपका जॉब इनरिचमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दी है और इसकी हेल्प से आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया गया, जो कि कितना है आपका 8। सीवी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? कॉफिशिएंट ऑफ, लिख लेते हैं इसको, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी हमें किसकी इन्फॉर्मेशन बताता है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि डेटा कितना ज़्यादा डेटा कितना वेरी कर रहा है एवरेज से। ठीक है, एक एवरेज है, उसके हिसाब से आपने जो डेटा लिया वो कितना वेरिएशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? वो मिलती है हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। अगर मान लीजिए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो स्टेबल ज़्यादा नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड है। कोई डेटा 10 है, कोई 20 है, कोई 50 है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो वो हाई कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। उसी के बदले में अगर लो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, सीवी अगर लो है, इसका मतलब है कि डेटा काफ़ी स्टेबल है। आपके पास जो डेटा है, मान लीजिए 10, 12, 14, 16, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, सभी जो डेटा है एवरेज के बहुत क्लोज है। इस केस में जो डेटा है वो एवरेज से बहुत दूर होता है। ठीक है, एवरेज या मीन से कितना दूर है, कितना वेरिएशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, कि आपके पास जो डेटा है वो आपके एवरेज से, जो भी एक एवरेज है उससे वो कितना वेरी कर रहा है, वो बताता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन का मतलब है डेटा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, डेटा इधर उधर फैला है, एक डेटा है 10, 20, एक है 50, एक है 1000, इस तरीके का जो अनस्टेबल डेटा रहेगा ना, तो वो बताएगा आपका हाई कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम आती है। उसी के बदले अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो होगा ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब 10, 12, 14, 18, 20, सब का सब डेटा 10 से 20 के बीच में आ गया, तो एक जो वैल्यू है काफ़ी स्टेबल है। अगर इसका आप एवरेज भी लेंगे तो ये सारी वैल्यू एवरेज के बहुत क्लोज आएगी, लेकिन इस केस में अगर आप एवरेज निकालेंगे ना, तो एवरेज से ये वैल्यूज़ बहुत दूर दूर आएंगी, तो वही होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी हेल्प से अब हमें अर्थमेटिक मीन सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मीन के बीच में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो इन तीनों का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी गई है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया गया? 10। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 8 डिवाइडेड बाय मीन। मीन यानी अर्थमेटिक मीन ही आपको उसमें सॉल्व करना है। तो मीन आपको चाहिए, इसको यहाँ पे लेके आएंगे 800 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा कितना? 80। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन इस केस में कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सी यानी कि 80। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको मीन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। वैल्यूज आप पुट करेंगे और आपका आंसर इसमें आ जाएगा, जो कि होगा आपका 80 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे आपका व्हाट आर 3 सीज ऑफ टैलेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट में टैलेंट के 3 सी की बात की गई है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 सी है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो टैलेंट मैनेजमेंट में 3 सी ऑफ टैलेंट बताया, उसमें से पहला सी है आपका कॉम्पिटेंसी, यानी आपके अंदर कितनी योग्यता है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी स्किल्स कितनी है किसी भी काम को करने की। एबिलिटी एक तो होता है काम करना, एक होता है एक अच्छी क्वालिटी का काम करना। कभी भी आपने देखा होगा कि ऑफिस में भी कुछ लोग काम करते हैं और कुछ ऐसा अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, तो सेम वही आपकी कॉम्पिटेंसीज को बताता है कि आप अपने टास्क को कितना एफिशिएंसी के साथ पूरा करते हैं। एक है सिर्फ काम करना, एक होता है इस तरह से काम करना कि कोई उस काम में गलती ना निकाल सके। ठीक है, आप अपने टास्क को कितना एफिशिएंटली पूरा करते हैं। एबिलिटी टू डू योर जॉब वेल, अपने काम को अच्छे से करना, और कोई भी आपको बताए ना, खुद से अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपके अंदर इतनी योग्यता है, इतनी काबिलियत है, इतनी कॉम्पिटेंसी है कि आपके काम के ऊपर कोई दोबारा ये नहीं बोल सकता कि इस काम में कुछ कमी है। बहुत कॉम्पिटेंसी, बहुत अच्छी स्किल्स और एबिलिटी से अपने काम को करना, वो होता है आपका कॉम्पिटेंसीज। सेकेंड सी होता है दोस्तों कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब आप अपने काम को लेके कितना जोश में अपना काम करते हैं, डेडिकेशन कितना है।
तो कमिटमेंट मतलब अपने काम को लेके कितना डेडिकेशन है, कितना इंतज़ाम है अपने काम को करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे तो वो भी आप इसमें लगाएंगे अपने काम को पूरा करने के लिए, तो वो होता है आपका कमिट। तीसरा सी है यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन। आप जो आउटपुट देते हैं, अपना जो भी आप काम करते हैं, आपका जो आउटपुट है वही होता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो ये 3C होते हैं आपके टैलेंट मैनेजमेंट में। पहला है कॉम्पिटेंस, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप टास्क को कितना एफिशिएंटली पूरा करते हैं। सेकेंड है कमिटमेंट, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, कितना इंथुजियाज्म है अपने काम को पूरा करने के लिए, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं अपने काम को टाइमली पूरा करने के लिए। और तीसरा कंट्रीब्यूशन, जो आप आउटपुट देते हैं ना, वो होता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो यही होता है दोस्तों आपका 3C ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका, मैक्सिमम लिमिट फॉर लोक अदालत केसेस। लोक अदालत में क्या होता है कि आपसी सेटलमेंट कराई जाती है मेंबर्स के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया तो लोक अदालत में उनकी सेटलमेंट कराई जाती है। सो मैक्सिमम जो लिमिट है उसका 20 लाख है। तो 20 लाख तक के केसेस आप जो है लोक अदालत में सेटल करते हैं। कई बार कस्टमर होते हैं ना एजुकेशन लोन वाले, क्योंकि स्टूडेंट आप ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट मेजर भी नहीं ले सकते, तो एजुकेशन लोन वाले केस में क्या होता है कि स्टूडेंट को लोक अदालत के थ्रू जो है लोन को सेटल कराया जाता है। तो बहुत से केसेस में ETL यानी एजुकेशन लोन आपका लोक अदालत के तहत लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक HRM लिंक HRM। जो आपका स्ट्रेटेजिक HRM है वो आपके HRM को किससे लिंक करता है। तो स्ट्रेटेजिक HRM में ये फोकस करता है, जनरली HR का काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनकी सैलरी देखना, ठीक है, किसका प्रमोशन ड्यू है, किसको प्रमोशन चाहिए, किसको ट्रांसफ़र चाहिए, ये सारे रोल किसके होते हैं दोस्तों, ये HR के रोल होते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक HRM में इसके साथ HR को एक और एक्स्ट्रा रोल दिया जाता है जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी का। मतलब HR को जो बिजनेस गोल्स है, स्ट्रैटेजी, उसके लिए भी HR को जिम्मेदार बनाया जाता है। बिजनेस को लेकर स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी HR को, ये काम एक्स्ट्रा HR को दिया जाता है, वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक HRM। जहाँ पे HR का रोल सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर करना, सैलरी, प्रमोशन या ट्रांसफ़र तक नहीं होता, ये तो होता ही है, साथ के साथ बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है, जो बिजनेस के गोल्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गोल हैं, उसको पूरा करने के लिए HR को यहाँ लगाया जाता है कि हमारे बिजनेस का ये गोल है, इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अब HR देखेगा कि इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए किस एम्प्लॉयज़ को कहाँ पे हायर करना है, या किस पोस्ट पे कौन से एम्प्लॉय को, किस ब्रांच पे कौन से एम्प्लॉय को भेजना है। तो जब प्रॉफिट के साथ HR को जोड़ दिया जाएगा कि अब स्ट्रैटेजी है, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि प्रॉफिट को हो, अपने गोल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा करे। तो HR सिर्फ ऐसे ही किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, HR देखेगा कि जिसको वो जिस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या उस ब्रांच के लायक ये पर्सन है या नहीं है, क्या उसके अंदर योग्यता, काबिलियत है या नहीं है इस ब्रांच को संभाल पाने की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें HR इसमें चेक करेगा और उसी हिसाब से HR हम अपने HR जो अपने काम करेगा। तो स्ट्रैटेजिक HR में HR को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ लिंक किया जाता है। ओवरऑल कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं RBI के, और भी जो अदर कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंस, उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होती है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि बैंक कंप्लायंस को मानेगा या नहीं मानेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। तो जितने भी कंप्लायंस, जैसे KYC नॉर्म्स है, RBI के कुछ नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, ये सारे के सारे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए और इस कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी होती है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मोड आपको दिया है 4, मीन आपको दिया है कितना 5। इसकी हेल्प से आपको क्या सॉल्व करना है, आपको मीडियन सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। बस इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है दोस्तों, उस फॉर्मूले को आप याद करके जाएंगे, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है मोड, मीन और मीडियम के बीच में? फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। बस ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो मोड आपको कितना दिया 4, 3 इंटू मीडियन, मीडियन तो आपको सॉल्व करना है, उसको हम लोग x मान लेते हैं या मीडियन ही लिख लीजिए, -2 इंटू मीन, मीन कितना आपका 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा आपका 10, 3 इंटू मीडियन, मीडियन हमें सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 4, 4 + 10 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका मीडियन। तो 14 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस केस में मीडियन कितना आ जाएगा दोस्तों 4.6। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आप मेमोराइज करके जाइए, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। एक और बात दोस्तों, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो 2025 हो या 24 हो, या आपके लास्ट 2 ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन ही है। और आपकी जो बुक है उसमें ABM में कुछ हमारे पास बहुत बड़े बड़े 1-1, 2-2 पेज में, तो आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है
वो मैक्सिमम 2 नंबर तक का बन सकता है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते, इसलिए जो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो आपको सिंपल सिंपल लगते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले बस आप उसको याद करके चाहिए, वो क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या 1.5 नंबर में मिल जाएगा। सो फॉर्मूला याद करके जाना है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस 2 इंटू मीन। 3 में से कोई 2 वैल्यू आपको दी है और बाकी तीसरी वैल्यू, जैसे इस केस में तीसरा नंबर आपका मीडियन, वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ 10 बल्ब्स, 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है, 3 बल्ब्स टू बी सेलेक्टेड, तो इसमें से आपको 3 बल्ब का सिलेक्शन करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बल्ब्स आर वर्किंग, कि आपने जो 3 बल्ब निकाले ना, 3 बल्ब्स निकाले हैं, वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में, वो डिफेक्टिव वाले ना हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका ऑर्डर मायने रखता है कि पहले कौन सा नंबर आप ले रहे हैं, दूसरा कौन सा ले रहे हैं, तो परमिटेशन है। कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिलेक्शन करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन परमिटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का रूल है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, जहाँ पे भी सिलेक्शन करनी है वहाँ पे कॉम्बिनेशन का रूल लगता है। और परमिटेशन कहाँ लगता है दोस्तों, परमिटेशन वहाँ लगता है जहाँ पे आपको ऑर्डर की बात की है, जैसे कोई चीज़ निकालनी है और प्रॉपर ऑर्डर से अगर कुछ बोला गया होगा, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, तो वहाँ पे आपको परमिटेशन यूज़ करना है। क्योंकि ये सिलेक्शन, आपको 3 बल्ब लेने हैं, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं, तो मान लीजिए n बल्ब है, उसमें से आपको 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं या r बल्ब सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें NCR का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n टोटल बल्ब्स है जिसमें से आपको 3 बल्ब्स लेने हैं, n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 10 और आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। देखिए 10 बल्ब है, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, तो टोटल बल्ब कितने हैं 10, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं यानी खराब बल्ब कितने हैं 6, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो 10 में से 6 खराब है, तो बाकी के जो 4 बल्ब है नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, या वर्किंग बोल सकते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डिफेक्टिव नहीं है, वो कितने होंगे, 10 में से 6 तो डिफेक्टिव है, खराब है, तो बाकी के 10 माइनस 6 4 होंगे जो कि वर्किंग कंडीशन में होंगे। तो इस 4 बल्ब में से आपको 3 बल्ब निकालने हैं, पर हमें कैसे पता लगा, क्या पता वो 6 में से भी हो, नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो आपने 3 बल्ब निकाले हैं ना, जो 3 बल्ब आपने सेलेक्ट किए हैं, वो तीनों के तीनों वर्किंग कंडीशन में हो। तो वर्किंग कंडीशन में क्या हो सकता है, 10 में से तो सिर्फ 4 ही बल्ब हैं, टोटल 10 में से 4 बल्ब ही वर्किंग कंडीशन में, तो इसी 4 में से आप कोई 3 बल्ब निकाल सकते हैं ताकि ये वर्किंग कंडीशन में हो। तो यहाँ पे n यानी टोटल बल्ब कितने हैं 4, उसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3। n है 4, r है 3, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, NCR यानी कि 4C3, इसे आपको सॉल्व करना, और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल है आपका कितना 10, तो 10 में से आप कितने बल्ब निकालेंगे 3। देखिए टोटल है आपका 10 में से आपको 3 निकालना है और प्रोबेबिलिटी आपसे किसकी पूछी जा रही है कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, तो 4C3 डिवाइडेड बाई 10C3, 10 क्या है 10 में से 3 बल्ब निकलेंगे, ये टोटल की प्रोबेबिलिटी होगी। और ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 3 वर्किंग कंडीशन में, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, जो पूछा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखते हैं, और बाकी जो टोटल है कि टोटल अगर हम देखें तो उस 10 में से 3 बल्ब आएंगे ना, तो 10C3 ये आपका टोटल आपको यहाँ पे लेना है, इनको सॉल्व करना और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो पहले 4C3 को सॉल्व करेंगे, 4C3 का फॉर्मूला होगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ लिख लेते हैं 4C3 का फॉर्मूला होगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर यानी 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो इसको सॉल्व करेंगे और 4 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और आपका 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो 1 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू होती है 1। तो 4 से 3 को हमने सॉल्व किया, ये आ गया दोस्तों आपका 4, तो 4 से 3 के बदले आया कितना 4 डिवाइडेड बाई 10C3। 10C3 में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल, इसका सॉल्यूशन है ये 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर यानी 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को 2-3 कदम पीछे ले जाएंगे मल्टीपल में, ताकि 7 फैक्टोरियल उसको कैंसिल कर सके, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये जो 7 फैक्टोरियल है इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 और 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका कितना 120, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 120। 4 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/30,
ठीक है, तो इस केस में जो आपका आंसर है वो आ गया आपका 1/30। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी कि 3 वर्किंग बल्ब्स मिले आपको, 1/30 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ क्या था, 10 टोटल बल्ब थे, उसमें से 6 खराब थे, तीन जो है 10 - 6 यानी 4 वर्किंग थे। तो आपने क्या किया, 3 बल्ब को सेलेक्ट किया। जब भी आप सिलेक्शन करते हो तो वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। परमिटेशन में आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर अरेंजमेंट हो तो परमिटेशन होता है, सेलेक्ट करना है, कुछ आपको निकालना है किसी बल्ब से या किसी सेट से, तो वो होता है आपका कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 4C3। तो देखिए, 3 बल्ब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो तीनों के तीनों बल्ब्स वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। तो 4 ही टोटल बल्ब है जिसमें से आप 3 बल्ब निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग वाले टोटल बल्ब 4 है। तो 3C4 टोटल कितने हैं, 4, और कितने बल्ब निकालने हैं, 3, तो 4C3 हो जाएगा। और टोटल बल्ब है कितने, टोटल है 10, उन 10 में से भी 3 बल्ब आएंगे। तो 4C3 और 10C3 को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 4/120। फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इसका 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू ग्रुप एंड रैंडमली सेलेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, पॉपुलेशन को आपको क्या करना है, ग्रुप में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने ग्रुप बनाए हैं उसमें से रैंडमली किसी ग्रुप को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरे ग्रुप को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका क्लस्टर सैम्पल। क्लस्टर में क्या होता है एग्जैक्टली ये जो 4 टाइप की सैम्पलिंग है, रैंडम, ये सब समझते हैं कि क्या क्या होता है। पहला आपका रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ पॉपुलेशन है, उसमें आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट किया है। इसमें ग्रुप बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, तो इसमें से आपने कुछ भी ग्रुप नहीं बनाया, रैंडमली आपने कुछ, मान लीजिए कुछ 5 या 10 लोगों को सेलेक्ट किया। इसमें कोई ग्रुप का सिस्टम ही नहीं है। वो होता है रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे नो ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप का कोई सिस्टम ही नहीं है। सेकेंड आता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि आपके ग्रुप बन जाते हैं। मान लीजिए 1000 में से आपने 100 के 10 ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो ऐसे करके 10 ग्रुप आपके पास बन गए। उस ग्रुप में से आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप, ग्रुप में आपने डिवाइड किया, और फिर सैम्पल्स, हर ग्रुप से आप थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेते हैं। आपने 100 के 10 ग्रुप बनाए ना, तो इस 100 में से आपने 10 लोग ले लिए, दूसरे वाले 100 में से भी 10 या 5 ले लिए। तो हर में से कुछ ना कुछ, इसमें मतलब हर ग्रुप को एंटरटेनमेंट मिलती है, हर ग्रुप से आप कुछ ना कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, टोटल जो पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें से आपने 100 के 10 लोगों के ग्रुप बनाए। वो जो 100 लोगों के 10 लोगों के ग्रुप है, उसमें से आपने 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो वो होते हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ लिया जाता है। जैसे 100 ग्रुप है, हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ सैंपल लिया जाएगा, वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तीसरा आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में क्या होता है कि आपका जो है ग्रुप बना दिया जाएगा, और मान लीजिए 100 के आपने 10 ग्रुप बने थे, तो अब इसमें हर ग्रुप को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, रैंडमली किसी 1 या 2 ग्रुप को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले ग्रुप बनता है जिसको आप क्लस्टर्स बोलते हैं, और फिर पूरा का पूरा ग्रुप रैंडमली आप स्टडी, मान लीजिए 100 के आपके पास 10 ग्रुप है, तो मान लीजिए आपने चौथा ग्रुप ले लिया जिसमें पूरे के पूरे 100 मेंबर्स होंगे, और बाकी के ग्रुप को आपने एंटरटेन ही नहीं किया। तो 100 के आपके पास 10 ग्रुप थे, उस 10 में से आपने मान लीजिए तीसरा ग्रुप ले लिया। तो रैंडमली आप किसी ग्रुप को ले रहे हैं, और उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो पूरे 100 लोगों के ऊपर आप इस बार स्टडी करोगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका क्लस्टर है उसमें हर ग्रुप को एंटरटेनमेंट नहीं मिलती है, लेकिन आपका जो है आपका स्ट्रेटिफाइड, इसमें हर ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास इक्वल चांस रहता है कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्लस्टर में ऐसा नहीं, इसमें कुछ ग्रुप को पूरा छोड़ दिया जाता है और कुछ ग्रुप को पूरा 100% ले लिया जाता है। तो जो ग्रुप सेलेक्ट होगा क्लस्टर में, वो ग्रुप का जो सैंपल है, उसके जो मेंबर्स है, वो सारे ही सैंपल बन जाते हैं। तो 100% किसी ग्रुप को लिया जाता है। इस केस में ऐसा नहीं, इसमें हर ग्रुप को इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन कुछ कुछ सैंपल हर ग्रुप से सेलेक्ट किया जाता है। तो इन दोनों में से जो बेटर है वो स्ट्रेटिफाइड बेटर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हर ग्रुप से आपने थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। क्लस्टर में क्या, आपने जो ग्रुप बनाया तो उसमें अचानक से आपने तीसरे ग्रुप को लेके पूरा स्टडी करना शुरू किया, बाकी ग्रुप को तो आपने छुआ भी नहीं, तो इस वजह से क्लस्टर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लस्टर। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ग्रुप बनाया जाता है और रैंडमली किसी ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाता है, पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। लास्ट आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि हर 10वें, ठीक है, या मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो 1000 में से एक सिस्टम बना दिया कि हर 10वें पर्सन को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई nth नंबर माना जाता है और उस नंबर को सेलेक्ट करना शुरू किया जाता है, वो होता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। nth नंबर को या nth इंडिविजुअल को अगर आप लेना शुरू करोगे तो वो होगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। तो यही होता है आपका सैम्पलिंग का सिलेक्शन। 4 टाइप के होते हैं। रैंडम में क्या, आपकी रैंडमली किसी को ले लिया, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम में क्या है कि हर 10वें पर्सन को लेना है। रैंडमली में क्या है, पहला हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टमैटिक में एक सिस्टम होगा कि हर 10वें इंडिविजुअल को लेना है अपने स्टडी के लिए, अपने सैंपल के लिए। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है और हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ मेंबर ले लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 से लेके 100 का ग्रुप बना, फिर 101 से लेके 200 का ग्रुप बना, ऐसा करते करते सबका ग्रुप बना। तो 1 से 100 में से 10 ले लिए, इसमें से भी 10 लिए, मतलब इसमें हर ग्रुप को एंटरटेनमेंट किया जाता है, हर ग्रुप से कुछ ना कुछ सैंपल लिया जाता है, वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर में ऐसा नहीं होता।
1 से 100 का ग्रुप बना, फिर 101 से 200 का ग्रुप बना। इसमें से या तो पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसी को स्टडी करना शुरू किया जाएगा, बाकी ग्रुप को देखा भी नहीं जाता। रैंडमली, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर है, नहीं, रैंडमली किसी ग्रुप को आपने लिया और पूरे के पूरे ग्रुप को बुला लिया कि आपकी अब स्टडी की जाएगी, ठीक है। वो होता है आपका क्लस्टर। सिस्टमैटिक में एक सिस्टम बन जाता है कि हर 10वें नंबर को या हर 5वें नंबर के इंडिविजुअल को लेके स्टडी किया जाएगा। इसमें कोई ग्रुप का सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एमसीएलआर। एमसीएलआर का कॉम्पोनेंट क्या होता है? टेन्योर प्रीमियम, जीएसटी, टीडीएस या इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों सिर्फ टेन्योर प्रीमियम। एक बार इसको समझते हैं एमसीएलआर के क्या कंपोनेंट। एमसीएलआर के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या है? जब भी बैंक अपना एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट डिसाइड करता है तो पहला कंपोनेंट होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मतलब जो पैसा बैंक लोन के तौर पे दे रहा है और उस पर जो एमसीएलआर रेट लगा रहा है वो पैसा बैंकों को खुद कितनी कॉस्ट उसकी लागत आई है। मान लीजिए जो पैसा है वो डिपॉजिट पे है, एफडी पे है, आरडी पे है या नॉर्मल सेविंग बैंक, तो उस पर जो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है वो बैंकों का कॉस्ट यानी खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट वही हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब जो खर्चा बैंकों को देना पड़ रहा है, खुद का जो खर्चा हो रहा है ना बैंकों का, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। सेकंड कंपोनेंट होता है इसका नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट आता है उसमें से बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखना होता है, जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर। तो उस सीआरआर में बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए बैंकों का वो लॉस होता है, वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उसको एज ए नेगेटिव कैरी ऑन आपका सीआरआर के तौर पे भी बैंक जो है एमसीएलआर में ऐड करता है। तीसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब किसी भी बैंक को चलाने के लिए बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, स्टाफ को सैलरी देनी है, ब्रांच या प्रेमाइसिस के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इस तरह के छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाएगा, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। दोस्तों जो आप प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं ना लोन पे, जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट है टेन्योर प्रीमियम। अगर लॉन्ग टर्म का लोन है तो उसका अलग से प्रीमियम लगता है। वाई? क्योंकि उस पर रिस्क ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म जैसे 20-30 साल के जो लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लोन, उस पर टेन्योर प्रीमियम लगता है। ज़्यादा लंबा टाइम लॉन्ग टेन्योर तो ज़्यादा रिस्की, इसीलिए टेन्योर प्रीमियम भी लगता है। सो विच इज कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर। तो एमसीएलआर के आपने 4 कंपोनेंट्स देखे, इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ ए दिख रहा है दोस्तों, टेन्योर प्रीमियम, तो इसीलिए ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जीएसटी, टीडीएस और इन्फ्लेशन का एमसीएलआर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कंपोनेंट को लेकर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब जो भी पैसा बैंक लोन के तौर पर देगा और जिसपे एमसीएलआर रेट लगाएगा, तो वो लोन पे भी तो बैंकों को अपनी कॉस्ट यानी लागत, अपना भी खर्चा हुआ है ना, जैसे एफडी आरडी का ही तो पैसा है वो, तो उस पर भी तो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो वो होता है कॉस्ट ऑफ फंड, की जो पैसा आप दे रहे लोन के तौर पे उसकी हमें खुद कितनी कॉस्ट आई है, तो बैंकों को एफडी आरडी की फॉर्म में इंटरेस्ट पे करना होता है, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फंड। सेकेंड है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। जो भी कैश रिजर्व रेशो होता है, जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट, मान लीजिए सीआरआर 4%, तो उसका 4% बैंकों को आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखना होता है, ठीक है। सिर्फ ये कैश की फॉर्म में होता है और उस पर आरबीआई बैंकों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करता, तो इसीलिए वो नेगेटिव सीआरआर के तौर पे भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो भी खर्चे हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी देनी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी खर्चे हैं, आपका बैंक का जो प्रमाइसिस है उसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, वो सारे जो एक्सपेंस है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। लास्ट है टेन्योर प्रीमियम। जो लंबे टाइम का लोन है उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक लगाता है एज अ टेन्योर प्रीमियम, और वो भी आपके एमसीएलआर का ही कॉम्पोनेंट होता है। तो यही 4 कॉम्पोनेंट है, उसमें से टेन्योर प्रीमियम यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। व्हाट इज ईबीएलआर एंड इट्स कॉम्पोनेंट। ईबीएलआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो ये वाला भी जो है बैंक बेंचमार्क यूज़ करते हैं जनरली, अभी के टाइम पे ईबीएलआर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ईबीएलआर के, तो इसको लेके भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया एग्जाम में। ये एमसीएलआर और ईबीएलआर के जो कंपोनेंट्स है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईबीएलआर का कंपोनेंट है आरबीआई का रेपो रेट। जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट जो है बढ़ाता है या घटाता है तो उसके हिसाब से आपका ईबीएलआर भी एडजस्ट होता है। इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट हो सकता है, बैंक इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो रेपो रेट जब भी बढ़ेगा घटेगा तो उस केस से आपका ईबीएलआर का रेट भी घटेगा बढ़ेगा। तो पहला कंपोनेंट है आरबीआई का रेपो रेट। दूसरा है गवर्नमेंट जो 3 मंथ के ट्रेजरी बिल्स इशू करती है ना, जिसका रेट एफबीआई यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उस यील्ड को वो डिसाइड करती है, पब्लिश करती है। तो 3 मंथ का ट्रेजरी बिल या 6 मंथ के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए आरबीआई इशू करता है, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट बनकर ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है, ठीक है। तो 3 मंथ और 6 मंथ के ट्रेजरी बिल्स पर जो यील्ड है उसको भी ईबीएलआर का रेट लिया जा सकता है, या कोई और बेंचमार्क जिसको एफबीआई यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पब्लिश करती है, तो इसमें से कोई भी एक कॉम्पोनेंट आपका ईबीएलआर का हो सकता है, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग, एमसीएलआर में तो आपने 4 कॉम्पोनेंट देखे ना, वो चारों ही एमसीएलआर के थे। इसमें से ईबीएलआर यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में से इन चारों में से कोई भी एक कॉम्पोनेंट इसमें होगा, चारों ये जो है सारे नहीं होंगे। पहला है आरबीआई का रेपो रेट, दूसरा है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट का 3 मंथ का ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है आपका 6 महीने का ट्रेजरी बिल्स, या फिर कोई भी और बेंचमार्क जो कि आरबीआई आपका एफपीआई आपका जो है इशू करता है, ठीक है दोस्तों। तो वही होता है आपका ईबीएलआर का कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबल हाइपोथेसिस स्टेट दैट एम्प्लॉयज आर मेड मोटिवेटेड मेनली। तो रेबल हाइपोथेसिस में बोला गया था कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है, किस वजह से मिलता है, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई है दोस्तों। रेबल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, ये कंसेप्ट दिया गया था आपका डेविड रिकार्डोस के द्वारा, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था कि लोगों को सोशल नीड से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तभी लोग मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। सोशल आसपास क्या है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इस थ्योरी में बोला गया था, ठीक है। तो रेबल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करना है ना, तो उनको आप रिकॉग्नाइज करो, सोशल स्टेटस देखो, लीडरशिप नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट, सिर्फ पैसा उनको दो तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील करेंगे। इनकी इस थ्योरी को आपका जो है हिल्टन मायो का एक थ्योरी था, उन्होंने इनकी थ्योरी को एक तरह से इनका अपोजिशन किया था। इन्होंने बोला था जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेशन फील करते हैं सोशल नीड्स के द्वारा, उनको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनको पैसा दे रहे हो, सिर्फ पैसा ही सफिशिएंट नहीं है, पैसे के साथ साथ आप उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दोगे, ठीक है। और मतलब सोशल उनकी जो ज़रूरतें हैं, सोशल नीड्स है उनकी, उनको किसी भी टाइप का जो सपोर्ट है अगर आप उनको वो प्रोवाइड करोगे तो उससे लोग जो है मोटिवेशन फील करते हैं, ना कि पैसों से। तो ये इल्टन मायो का था। पर रेबल हाइपोथेसिस जो कि डेविड के द्वारा दिया गया था, इनका कहने का ये मतलब था कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन तभी फील होगा जब आप उनको फाइनेंशियल बेनिफिट यानी अच्छी सैलरी दोगे तो मोटिवेशन फील होगा। सोशल स्टेटस रिकॉग्निशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल उनको आप कितना सपोर्ट दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है पैसों से। और इल्टन मायो का थ्योरी इनका बिल्कुल अपोजिट है, जो बोलता है कि सोशल बेनिफिट, सोशल स्टेटस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैसा। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी फाइनेंशियल बेनिफिट से लोग मोटिवेशन फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे दोस्तों, अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया 30, हार्मोनिक मीन है आपका कितना 15। इसकी हेल्प से आपको क्या सॉल्व करना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन आपको सॉल्व करना है। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन का एक सिंपल सा रिलेशन होता है, तो उस फॉर्मूले को समझेंगे। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक इज इक्वल टू GM का स्क्वायर। आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया 30, हार्मोनिक कितना दिया गया 15, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 30 × 50 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 450। तो 450 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 21.21 के आसपास आएगा, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया आपका 21.21, सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे अर्थमेटिक और हार्मोनिक इज इक्वल टू G स्क्वायर, इस फॉर्मूले को बस आप याद करके रखना। A इंटू एच इज इक्वल टू G का स्क्वायर, A है अर्थमेटिक मीन, H है आपका हार्मोनिक, G है आपका ज्योमेट्रिक मीन। बस इस फॉर्मूले को याद करना। इन तीनों टर्म्स में से कोई भी 2 टर्म्स दी गई होगी, तीसरी टर्म पूछ ली जाएगी। कभी आपको हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक दिया होगा, अर्थमेटिक पूछ सकते हैं, कभी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दिया होगा, हार्मोनिक पूछ सकते हैं, या कभी ये दोनों दिया होगा, G पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को आप याद रखना दोस्तों, सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेगा, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज कौन सी है, बस इसके नाम आप एज इट इज मेमोराइज कीजिए। डोमेस्टिक कौन सी और इंटरनेशनल कौन सी। इंटरनेशनल में बस 3 रेटिंग एजेंसीज है, फिच, मूडीज और आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। ये आपकी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती है जो कि अलग अलग कंपनीज का या इंडिविजुअल का रेटिंग देने का काम करती है। डोमेस्टिक में आपका CARE, CRISL इंडिया, रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ICRA, ब्रिकवर्क, और रेटिंग एंड रिसर्च पहले इसका नाम SMERA हुआ करता था, इन्फॉर्मेटिक वैल्यूएशन रेटिंग। तो ये 7 आपकी डोमेस्टिक यानी इंडियन रेटिंग एजेंसीज है, और ये जो 3 है ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है दोस्तों। तो इस नाम को आपको एज इट इज मेमोराइज करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 इज व्हेन 2 कार्ड्स सेलेक्टेड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है, उस 52 में से आप सिर्फ कोई भी 2 कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिस 2 कार्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, एस होगा। तो पहले समझते हैं कि 52 कार्ड का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। देखिए, जो 52 कार्ड्स होते हैं दोस्तों, इन 52 कार्ड्स में से आपके यहाँ पे समझ लेते हैं, 13 टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 13 × 13 आपका कितना हो गया, 52 हो गया ना।
4 कैटेगरी आपकी होती है 13। तो इस 13 में क्या होता है देखिए, एक होगा आपका एस कार्ड, ठीक है, और नंबर कार्ड होते हैं जो कि 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तीसरा होता है आपका फेस कार्ड। फेस कार्ड में 3 टाइप के कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। क्वीन और जैक, इसको शॉर्ट में फेस कार्ड ऐसे बोलते हैं। तो एस कार्ड हो गया, किंग, क्वीन और जैक, और 2 से लेकर 10 तक नंबर्स कार्ड होते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक अगर आप नंबर्स को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 9 कार्ड्स ये हो गए। एक एस का कार्ड हो गया, एक किंग हो गया, क्वीन हो गया, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आपके 13 कार्ड होते हैं। किंग, क्वीन, जैक आपको मालूम होगा, नंबर्स कार्ड भी मालूम होगा। एस कार्ड्स क्या होता है दोस्तों, एस कार्ड्स में आपकी ये वाली कैटेगरी होगी, ठीक है। एस कार्ड एक तरह से स्पेशल कार्ड होता है। 4 टाइप के एस कार्ड हो सकते हैं, जैसे आपका एस ऑफ स्पेड होता है, एक तो हार्ट होता है, स्पेड इस शेप का होता है, पत्ते शेप का। फिर एक होता है हार्ट कार्ड, ठीक है, हार्ट, ऐसी डायमंड कार्ड जो इस शेप का होगा, और लास्ट में क्लब कार्ड। ये 4 आपके इस कैटेगरी में होगा जिसको बोला जाता है एस कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ये पूरा होता है, 13 आपका पूरा होता है। तो देखिए, तो ये जो है ये चारों एक एक करके होंगे, ठीक है। तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, एक एस कार्ड हर 13 में है, तो ऐसे 13 के 4 ग्रुप है, तो एक एस इसमें भी होगा, एक एस इसमें भी होगा, एक एस इसमें, तो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। कितने, 4 एस कार्ड होते हैं। तो इसमें बोला है कि एग्जैक्टली 1 एस कार्ड व्हेन 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड। तो 52 में से आप 2 कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस 2 कार्ड में से एक कार्ड तो एस होना चाहिए। तो पहले समझते हैं 52 में से एस कार्ड कितने हैं और नॉन एस कार्ड कितने हैं। तो आपने चेक किया 1 2 3 4, 4 एस कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता भी दिया, हार्ट और आपका स्पेड, डायमंड और क्लब, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। तो 4 एस कार्ड होते हैं। तो बाकी के जो बच गए 52 माइनस 4 सॉरी 48, तो ये हो जाएगा नॉन एस कार्ड, ठीक है। तो आपने जो 52 में से जो 2 कार्ड्स निकाले उसमें से एग्जैक्टली 1 एस कार्ड आना चाहिए, ठीक है। तो 2 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, उन 2 कार्ड में से एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और और ये एग्जैक्टली मतलब फिक्स है कि एक कार्ड होना चाहिए एस। तो बाकी का 2 में से जो एक बच गया वो क्या होना चाहिए, नॉन एस होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे टोटल क्या होता है, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा गया। तो टोटल क्या है, टोटल तो बहुत ही सिंपल है कि 52 में से आपको 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल में आ जाएगा 52C2। इसमें कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है, दोस्तों जब भी सिलेक्शन होता है ना तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। और जब भी आपको अरेंज करना, अरेंजमेंट होता है जहाँ पे एक ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है कि जिस ऑर्डर में कर रहे हैं अरेंज वो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे परमिटेशन लगता है, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग रहा है। सेलेक्ट में कोई ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट कुछ चीज़ें दी गई उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना है। जैसे बास्केट में कुछ बॉल्स है, कुछ बॉल सेलेक्ट करनी है, अब आप कौन सी पहले सेलेक्ट कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो होता है सिलेक्शन, और वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टोटल कितने हैं, 52 में से आपको 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा आपका 52C2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 कार्ड जो सेलेक्ट करने हैं ना उसमें से एक होना चाहिए एस कार्ड और एक होना चाहिए नॉन एस कार्ड। तो एस कार्ड कितने, टोटल हमने देखा एस कार्ड 4 है, तो 4 में से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है, 4 में से एक सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 4C1 इंटू बाकी के नॉन एस कार्ड कितने 48, तो उस 48 में से एक सेलेक्ट होगा 48C1। बस इसको आपको सॉल्व करना और आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज को एक बार सॉल्व करते हैं और एक बार इसको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या कैसे इसको करना है, 4C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4C1 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 4C1 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाई 52C2, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है, उसी चीज़ को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उतारा ताकि यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज में जगह है। तो 4C1 NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है दोस्तों n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। बस यही फॉर्मूला आपको सब जगह लगाना है, ये है n और ये है r। तो 4C1 कैसे सॉल्व करेंगे, 4C1 4 फैक्टोरियल, r कौन है आपका 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 4C1 को आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपका 4, इसको एज इट इज लिखेंगे। 48C1 को कैसे लिखेंगे, 48C1 का मतलब पहले 48 का फैक्टोरियल, फिर r यानी 1 का फैक्टोरियल, फिर 48 माइनस 1 यानी 47 का फैक्टोरियल। 48 फैक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, 48 इंटू 47 फैक्टोरियल। हम 47 पे क्यों रुक गए, क्योंकि नीचे जो 47 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगा इसलिए, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट है 52C2। 52C2 का मतलब क्या है, 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 52 में से आप 2 को माइनस करोगे 50 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन होगा दोस्तों 52 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। ये 50 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगा,
और 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। सो 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1326। 26 इंटू 51 ये आ जाएगा आपका 1326। बस वैल्यूज पुट करनी है आप। 48 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 192 और 1326। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 221 ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, 52 कार्ड्स में से क्या होते हैं, 13 तरह करके 4 टाइप के अलग अलग कैटेगरी होती है। उस 13 में से एक एस कार्ड होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर्स कार्ड होते हैं, किंग क्वीन और जैक होता है जिसको फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल आप ऐड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 13। ऐसे 13 तरह के 4 सेट होते हैं। इस कार्ड में आपका स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सब में एक एक होते हैं। तो कुल मिला के इस 13 के पास एक एस कार्ड है, इस दूसरे वाले 13 के पास एक एस है, तीसरे वाले 13 के पास एक एस है और लास्ट वाले के पास एस है। तो टोटल आप बोले 52 में से 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी याद कर सकते हैं, पर मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया ताकि कुछ और भी अगर आपका क्वेश्चन बनेगा ना तो उसको आप एग्जाम में कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको इसको रिपीट करके बताया। चलिए, अब जो है एस है 4, तो बाकी के जो बच गए वो नॉन एस कार्ड होंगे। ठीक है, तो 52 में से कितने बच गए, 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो अब क्या करना है, पहले तो मैं इसकी कॉम्बिनेशन आपका कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं, 2 कार्ड सेलेक्ट करने वाले हैं। कितने में से, 52 में से। तो 52 में से अगर आप 2 कार्ड लोगे उसका कॉम्बिनेशन होगा 52C2। ठीक है, वो जगह आपका 52C2। फिर आपको क्या करना है कि 2 कार्ड जो सेलेक्ट करना है उसमें से क्या होगा कि एक कार्ड पक्के से इसमें लिखा है एग्जैक्टली 1 कार्ड शुड बी एस कार्ड। तो 2 ही कार्ड सेलेक्ट करने हैं, उसमें से एक होना चाहिए आपका एस कार्ड और जो दूसरा बच गया वो चलेगा नॉन एस कार्ड। वही मैंने लिखा है, 2 कार्ड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक होना चाहिए एस कार्ड। पर एस कार्ड थे कितने, यहाँ पे सिर्फ जो 52 कार्ड है उसमें से सिर्फ टोटल 4 कार्ड ही एस कार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया 13 तरह के पास एक एक एस कार्ड होता है, तो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो एस कार्ड कितने, 4। तो उस 4 में से आप कोई एक सेलेक्ट कर पाओगे, तो 4C1। टोटल कार्ड कितने हैं नॉन एस वाले, वो है 48, तो उस 48 में से आप एक सेलेक्ट कर पाओगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं कार्ड्स। टोटल मतलब ओवरऑल कितना है, 52 में से आप 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल है 52 में से आप 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। वो जो 2 सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक है आपका एस में से और बाकी का एक है वो नॉन एस में से। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 1, तो कंफर्म हो चुका है कि एक कार्ड तो एस होगा, तो जो बाकी का बच गया एक, वो क्या होगा, वो आपका नॉन एस कार्ड ही होगा। तो 4C1 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाई 52C2, इसको बस आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये वाला वीडियो आपका हो चुका है कंप्लीट और 2 हैंड्स पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा CIB का। आप चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।